इन्वेस्टमेंट मैनेजर के सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ के पास मार्केट्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। यूके में भी काम कर चुके हैं, उसके बाद इंडिया आए, एम्बिट में काफ़ी सक्सेसफुल सेल साइड पर उन्होंने काम किया और उसके बाद एक अपना खुद का एक पीएमएस मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स वो चला रहे हैं। अब वो उनसे बात करते हैं मार्केट और इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। सौरभ, गुड मॉर्निंग। अच्छा सौरभ, आप टॉप डाउन मार्केट की बात करते नहीं हैं, आप कहते हैं कि वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, तो मैं सीधा कुछ इंडिविजुअल थीम्स पर आपसे बात करूंगा और वो आपके पोर्टफोलियो कंपनीज को लेकर। टीसीएस के नंबर्स के बाद क्या आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं? आपको लग रहा है कि होल्डिंग कम की जाए या इस लोअर लेवल को आप यूज़ कर रहे हैं टॉप अप करने के लिए? आपका व्यू क्या होगा जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया? देखिए अनुज, मेरे को टीसीएस के नंबर बहुत अच्छे लगे। आई टेल यू व्हाई अच्छे लगे। आप देखिए दुनिया का माहौल देखिए, युद्ध चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ यूरोप और यूएस में बड़े बैंक की बर्बादी हो रही है। वैसे माहौल में अगर आप मेरे को 15-16% टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखला सकते हो, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखला सकते हो, सबड्यूड इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स मतलब सैलरी इन्फ्लेशन प्रेशर सबड्यूड, और साथ ही साथ रिकॉर्ड क्वार्टर फोर डील्स, नथिंग $10 बिलियन के डील विंस थे। सो डिफिकल्ट टू सी इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। या एक 40 साल से कंपनी कंपाउंड कर रही है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, मैसिव स्केल पे काम कर रही है, उस स्केल के साथ साथ आपको मेरे को ग्रोथ दर्शा के दिखा रही है, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रही है और $10 बिलियन डील विंस दिखा रही है। तो हम तो खुश हैं। हम लास्ट ईयर हमने शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी और उसी एनहांस शेयर होल्डिंग पे टीसीएस पे आगे बढ़ रहे हैं। जो लोगों का जो हमारे देश में गाइडेंस पे लोगों की एक बहुत मानसिक डिपेंडेंस है, बोथ बाई साइड एंड सेल साइड, गाइडेंस पे बहुत भरोसा करती है। अच्छे कंपनीज हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। जो बेकार कंपनी होते हैं वो अग्रेसिव गाइडेंस देके फिर डिसअपॉइंट करते हैं। टीसीएस जैसे अच्छे कंपनीज कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं और अगर आप सोचे दुनिया का माहौल उस कॉन्टेक्स्ट में इस कंपनी ने जो गाइडेंस दिया वो उचित था, कंजर्वेटिव था और उसी प्रकार से अच्छे कंपनीज गाइडेंस देते हैं। और हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में इसकी काफी बड़ी अहमियत है इस कंपनी की। मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मेरे माँ बाप की भी होल्डिंग है थ्रू मार्सेलस, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स की भी थ्रू मार्सेलस पीएमएस टीसीएस में होल्डिंग है। मैं एक फॉलो अप पूछना चाहता हूँ सौरभ, क्योंकि एक पोस्ट कोविड वैल्यूएशन में काफ़ी एक बबल आया था, 30 टाइम्स को न्यू नॉर्मल कहा जा रहा था आईटी कंपनियों में। लेकिन अब क्योंकि हमने देखा कि ग्रोथ क्लियरली मॉडरेट तो हुई है और इस साल थोड़ा रिस्क तो है ही। इवन इन्फोसिस की गाइडेंस आपने देखी होगी और नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर इन्फोसिस इतना खराब करेगा तो टीसीएस को बहुत ज़्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म कर देगा। प्रीवियसली हुआ है लेकिन एक रिस्क तो रहेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाइड है? कई लोग कह रहे हैं कि अभी इनको शायद इन वैल्यूएशंस को वापस प्री कोविड लेवल पर पहुंचना होगा। तो गणित काफी आसान है अनुज। अगर हम एक बेसिक सा स्प्रेडशीट खोलें, सिंपल सा स्प्रेडशीट खोलें और माने कि कोई कंपनी 20 साल 20% से कैश फ्लो को ग्रो करे, जो टीसीएस ने किया है, मेरे ख्याल से इन्फोसिस ने भी कंफर्टेबली किया है। लास्ट 20 साल से ये कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो को 20% से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप माने कि गिवन द स्ट्रक्चरल हेडरूम मतलब दुनिया में क्लाउड ट्रांजिशन सिर्फ 1/3 हुआ है, 2/3 होना बाकी है। वेस्ट में इस प्रकार का, वेस्टर्न वर्ल्ड में इस प्रकार का काम करने के लिए जनसंख्या काफी कम है। इंडिया के पास कोर स्किल सेट सबसे ज्यादा पैमाने पे है। तो अगर आप माने कि अगला 20 साल, अगर आप 15 साल भी मान सकते हो, अगर आप 15 से 20 साल 20% पे फ्री कैश फ्लो ग्रोथ टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनी दर्शाए, आपको दिखेगा उनका फेयर वैल्यू करंट शेयर प्राइस के मुकाबले करीबन दुगना है। तो आपको 100 रुपए की चीज मार्केट आधे भाव पे दे रही है, 50 रुपीज में दे रही है 100 रुपए की चीज। जहां तक मेरी निवेश की शिक्षा है, उसमें ऐसे माहौल पे खरीदना चाहिए, पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए। तो ये बेसिक गणित है। 20 साल से 20 साल तक 20% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग, उसके बाद एक आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के रेट पे ग्रोथ ले लीजिए 5% का। आप देखेंगे करंट शेयर प्राइस इज नोवेयर नियर फेयर वैल्यू काफी ज्यादा आगे दुगना है करंट शेयर प्राइस के मुकाबले में। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आईटी टीसीएस इनकी। एक और स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है वो है डिवीज लैब्स। और डिवीज को मैंने काफ़ी टाइम से ट्रैक किया है। इंडियन मार्केट में एक फार्मा क्षेत्र में सबसे बड़ा कंपाउंडर रहा है और एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है, केस स्टडी रही है। लेकिन डिवीज में ये फेजेस आते हैं जिसमें वो 40-50% करेक्ट करता है और उसके बाद फिर से एक रैली शुरू होती है। जैसे अभी रिसेंटली ये करीब 45% तक गिरा और अभी पिछले एक महीने में 15% की फिर रैली आई।
लेकिन पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस ने इसके आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा हर्ट किया होगा। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू है? क्या वो जो एक वन वे रैली थी वो खत्म हुई है यहाँ पर, या वो अभी भी इंटैक्ट है? देखिए, जितना हमारे पोर्टफोलियो में जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है स्टॉक का, उतना ज्यादा पोजीशन साइज होता है। तो करीबन 1 साल पहले डिवीज के कोविड के दौरान भीषण रैली की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट गई थी और हमारे पोर्टफोलियो में पोजीशन साइज डिवीज का 1 साल पहले तक करीबन 3% था। जैसे जैसे स्टॉक आधा हुआ, 2022 में ये स्टॉक मोटा मोटी आधा हो गया। हमने नवंबर दिसंबर में इसका पोर्टफोलियो साइजिंग करीबन 8.5% कर दिया, राइट, एज वी सॉ द शेयर प्राइस गो डाउन। जैसे आप बोल रहे हो वैसे हमारा भी अंदाजा है, इसमें कोई फंडामेंटल इशू नहीं है। कंपनी एपीआई में दुनिया में टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आ गई है। जितने भी यूएस में बड़े फार्मा कंपनीज हैं उनसे हमारी बातचीत चलती है, वो इस कंपनी को 10 आउट ऑफ 10 देते हैं एज द मोस्ट रिलायबल सप्लायर ऑफ लार्ज स्केल एपीआईज। तो जैसे जैसे 2022 में स्टॉक आधा हुआ, हमने पोजीशन 3% से अपने पोर्टफोलियो का 8.5-9% कर दिया। अब हमको पता नहीं कब रैली आएगी टाइम, मार्केट टाइमिंग हम कर नहीं सकते हैं मार्सेलस में। तो हमने बेसिस द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, बेसिस द वैल्यूएशन, अगेन बाय नवंबर दिसंबर हमारे जो वैल्यूएशन एनालिस्ट हैं वो बोल रहे थे कि 100 रुपए का माल फिर से 50 में मिल रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा था, 50-60% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। हमने पोजीशन साइज बढ़ा दिया और उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में हमको इसका फायदा मिलेगा। अगेन मार्केट शॉर्ट टर्म लेके बहुत ज्यादा उछलता है। कोविड खत्म हुआ, जाहिर है मोलनुपिराविर की प्रोडक्शन खत्म हुई, जाहिर है वाई बेसिस पे रेवेन्यूज वेंट बैकवर्ड्स, बट उसमें कुछ आश्चर्य की बात तो है नहीं। कोविड की दवाई बंद होगी तो जाहिर है वाई पे जाएगी। फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स हमारे एनालिसिस के मुताबिक, डिवीज केम आउट ऑफ कोविड स्ट्रॉन्गर देन इट वेंट इन। और क्लाइंट उनके जो की क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारा जो डिस्कशन है उसी पॉइंट पे फोकस था कि कंपनी आज 2019 के मुकाबले 2020 के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है या नहीं, एंड द आंसर वाज एब्सोल्युटली इट इज। तो पोजीशन हमारी आज डिवीज में कई ज्यादा है कोविड के पहले से। ओके, आपने ये दिवीज लैब पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है यहाँ पर। अच्छा सौरभ जी, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो आपने पिक किए थे लोअर लेवल्स पे और उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव दिया पैकेजिंग में। आई थिंक मुझे याद है मोलटेक पैकेजिंग आपका अभी भी 932 पे, तो ऑल टाइम हाई, क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेड करता हुआ। बट जैसा कि अनुज के प्रश्न के एवज में आपने दिवीज पर बात कही, एशियन पेंट्स इस बार इसने भी बहुत स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 6-7 महीने में काफ़ी पेन था। यहाँ पे क्या व्यू है इस वक्त, और क्या लोअर लेवल्स पे ये ऐड किया आप लोगों ने? देखिए, एशियन पेंट्स पे ऑनेस्टली आपको हमारी व्यू की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने 10 साल में 10 गुना दिया है, 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना, और 24 साल में, मतलब आईपीओ 1982 में था तब से लेकर आज तक 24,000 गुना दिया है। इस प्रकार का कंपाउंडर इंडिया के इतिहास में कभी दिखा नहीं है। एंड ये कंपनी टिपिकली हमारे देश में लोग अगेन शॉर्ट टर्मिस्ट व्यू लेते हैं। तो तेल का भाव जब चढ़ता है लोग एशियन पेंट्स बेचते हैं, मार्सलस वाले बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं। तेल का भाव, मतलब पेट्रोकेमिकल्स आर पास थ्रू फॉर एशियन पेंट्स, मार्केट वो बात समझ नहीं पाता, इसलिए राइजिंग ऑयल प्राइसेस से इसके शेयर प्राइस पे नेगेटिव दबाव आता है, हम तब उठा लेते हैं। अगेन अगर आप एशियन पेंट्स की तुलना करें टुडे वर्सेस प्री कोविड, थ्रू द कोविड ईयर्स इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट बढ़ाया, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर वैसा कर नहीं पाया था। इन्होंने अपने होम डेकोर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, अपने बाथरूम फिटिंग्स बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, एंड दे केम आउट ऑफ कोविड बेसिकली विद 3 guns ब्लेजिंग, 3 अलग अलग प्रकार के प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स ब्लेजिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डबल्ड, एंड साथ ही साथ जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं वो उनकी मार्केट शेयर गेन करने की प्रयास सक्सेसफुल नाकाम रही। और वो कोई नई बात नहीं है, एशियन पेंट्स में मैं दशकों से जो हिस्ट्री पढ़ी है इस कंपनी की, छोटे मोटे कॉम्पिटिटर आते रहते हैं, कोशिश करते हैं पैसा खर्च के कि मार्केट शेयर छीने, बट वो उनका प्रयास सक्सेसफुल नहीं रहता, और वही बात फिर से हम देख रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक, हमने कोविड के दौरान पोजीशन और बढ़ाया था, अगर ये स्टॉक कमजोर रही तो जरूर बनाएंगे, बट इसका अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हिचएवर वे यू वांट टू लुक एट इट, तेल के भाव के साथ एक नेगेटिव कोरिलेशन है। हमारे लिए वो लाभदायक होता है, बिकॉज राइट से तेल का भाव चढ़ता है, लोग स्टॉक को बेचते हैं, गलती करते हैं। अगर वो गलती लोग फिर से करें तो हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। ओके अभी तक तो सौरभ जी हम आपके पिक किए हुए स्टॉक्स के बारे में और उन पे आप लोगों ने फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या रखा है उसके बारे में बात कर रहे थे। सर यहाँ पे हमेशा जब इसका आप कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो कोई नया स्टॉक जो कि आपकी मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन हुआ हो, वकालत जरूर करते हैं, बात जरूर करते हैं।
हाल फिलहाल में बीते 2-3 महीने में इंटरेक्शन हुआ हो कोई खास स्टॉक मैनेजमेंट मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में? फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज का नाम है किंग्स ऑफ कैपिटल। उसमें हमने प्रूडेंट कॉर्पोरेट नाम का एक कंपनी को भी खरीदा है करीब लास्ट 2-3 महीने में। ये कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है। करीबन 25,000 इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर छोटे टिकट वाले ग्राहकों को जो मानिए 2-3 लाख का या 5 लाख का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या 30-40 हज़ार रुपए का टर्म लाइफ पॉलिसी ले रहे हैं, उन कस्टमर्स जो मास पब्लिक है वो जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बेचती है, पैकेज फाइनेंशियल सर्विसेज बेचती है, उनको प्रूडेंट कॉर्पोरेट एक प्लेटफॉर्म देती है। जाहिर है बहुत ही कैश जनरेटिव बिजनेस है। इसमें नेटवर्क इफेक्ट काफी है। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके प्लेटफॉर्म पे, उतनी तगड़ी आपकी प्लेटफॉर्म, उतनी ज्यादा आपकी बार्गेनिंग पावर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री कंसोलिडेट कर रही है, मैन्युफैक्चरर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, गिने चुने बड़े लाइफ इंश्योरेंस रह गए हैं, गिने चुने बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज रह गए हैं, उनके साथ प्रूडेंट कॉर्पोरेट जुड़ के अच्छा काम कर रहा है पब्लिक के लिए। तो हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मजबूत लगी, फ्रेंचाइज कैश जनरेटिव लगा, वेल गवर्न लगा, इसलिए किंग्स ऑफ कैपिटल में हमने प्रूडेंट कॉर्पोरेट खरीदा। ओके, प्रूडेंट कॉर्प ऐड किया है। आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है सौरभ, एक तो है नेस्ले, जो खैर आपका मतलब आपने हमेशा बोला है कि एक इंडिया में अगर एक स्टॉक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहा है वो नेस्ले रहा है, और दूसरा पेज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर स्पेशली पेज को लेकर आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं गिवन द करंट कम्पिटिटिव इंटेंसिटी? बिल्कुल देखिए, अंडर गारमेंट्स में अगर देखें, अंडर गारमेंट्स में जो बाकी जो कॉम्पिटिटर थे प्राइमरीली कोलकाता से और कुछ हद तक आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर वैन ह्यूजन, बाकी कॉम्पिटिटर्स के दांत खट्टे किए पेज ने 2020, 21, 22 में। तो उनके रिजल्ट से आपको पेज के रिजल्ट्स में तो दिखेगा ही, बट कॉम्पिटिटर के रिजल्ट, कॉम्पिटिटर्स भी लिस्टेड हैं तो उनके रिजल्ट में भारी पिटाई दिखती है। एंड अंडर गारमेंट्स में मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं रहा, पेज को टक्कर देना नामुमकिन है। आपके लिए, हमारे लिए अगर आगे जाकर मैं सवाल खड़ा करूं तो सवाल ये खड़ा होता है कि चिल्ड्रंस अंडरगारमेंट, बच्चों के अंडरगारमेंट्स में और लाउंज वेयर में पेज अपनी क्षमता कितनी बढ़ा सकता है। लाउंज वेयर में कोविड के दौरान पेज ने तो कमाल का काम किया, राइट। आई रिमेम्बर कोविड में कंपनी जब प्रवेश की तब शायद 10-15% प्रॉफिट्स अंडर लाउंज वेयर से आता था। वाइल एग्जिटिंग कोविड इनका 40-45% EBITDA लाउंज वेयर से आता था। लाउंज वेयर में नाइकी, रीबॉक, एडिडास जो एमएनसीज हैं, इनको लॉन्ग टर्म में पेज टक्कर दे सकता है, इस पर थोड़ा सा हम और काम कर रहे हैं। और चिल्ड्रंस गारमेंट्स, चिल्ड्रंस अंडर गारमेंट्स में पेज कितना शक्तिशाली फ्रैंचाइज बना सकते हैं, इसमें जरा और करो। मेंस अंडर गारमेंट्स में कॉम्पिटिटर्स की भारी धुलाई की है पेज ने थ्रू 2021-22, और उससे हम ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। स्टॉक ट्रिपल्ड होना सर, रिमेंबर जून 2019 से अगर जून 2022 देखो, 3 साल में स्टॉक ट्रिपल हो गया। एंड आगे बढ़ते हुए और कंपाउंडिंग की उम्मीद रखते हैं। मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट को कोविड के दौरान डबल किया गया। बट देखना पड़ेगा लाउंज वेयर में और बच्चों के कपड़ों में कितना अच्छा काम ये कंपनी कर सकती है। अच्छा सौरभ, आपका कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो तो मैं पूरा आपकी उसमें शीट में देख रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका राइजिंग जायंट्स वाला है, इसमें जीएमएम फॉडलर, डॉक्टर लाल, पेज इंडस्ट्रीज, आवास के बाद आपने नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ स्टॉक 5, स्टॉक 6, स्टॉक 7, स्टॉक 8, स्टॉक 9 लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग, अब एक प्रूडेंट कॉर्प की आपने बात कर ली, उसके अलावा कोई और मिड कैप में जो आपने रिसेंटली ऐड किया हो या सब्ट्रैक्ट किया हो कोई स्टॉक? तो देखिए, डिवीज भी हमने राइजिंग जायंट्स में ले लिया, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट ईयर स्टॉक आधा हो गया, मार्केट कैप भी आधा हो गया, तो हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गया, तो डिवीज भी ले लिया। उसके साथ साथ जैसे इन्फोज हमारे राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में है, चोलामंडलम हमारे राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में है। मोटा मोटी हमारे सारे पोर्टफोलियोज की पिक्चर सिमिलर है। वाई अगर मैं देखूं, प्रॉफिट इज अप अराउंड 25%, EBITDA लेवल पे, पैट लेवल पे प्रॉफिट वाई 25% अप है, और portfolios are down anywhere between say 10 to 20%. So share prices हमारे सारे portfolios के 10 से 20% नीचे गए हैं, और प्रॉफिट्स 20 से 25%, कुछ केसेस में 30% ऊपर गए हैं। तो जाहिर है खरीदने का अच्छा मौका है।
जहाँ तक हमारे पास पैसे हैं, कंपनी के पास पैसे हम लगा रहे हैं, और जहाँ तक हमारे क्लाइंट्स के पास स्पेयर फंड है, हमारी जो उनको सलाह है कि देखिए जिंदगी में ऐसे मौके ज़्यादा आते नहीं है, आपको अच्छी चीज़ कम भाव में मिल रही है, ले लेना चाहिए। ओके सौरभ, जाने से पहले एक आपका इस समय मार्केट को लेकर क्या व्यू है? मुझे पता है आप नॉर्मली थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस इस समय क्या व्यू होगा? तो आप आई थिंक कुछ देर पहले अनुज आप बोल रहे थे, मैं जब वेट कर रहा था टू कम ऑन है, आप बोल रहे थे कि मार्केट में तेजी नहीं है। सो मेरा सोच इस मुद्दे पे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए लास्ट 1 साल, करीबन 1.5 साल डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, रिटेल इन्वेस्टर ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर वाया म्यूचुअल फंड, तो इन्होंने मार्केट को संभाला है, एंड ऑल क्रेडिट टू देम। इट्स ट्रिब्यूट की जब फॉरेन इन्वेस्टर कंप्लीटली एब्सेंट है, विदेशी निवेशक पूरी तरह से एब्सेंट है, फिर भी हमारा मार्केट समझ जाता है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग है। बट आई थिंक अब वो माहौल आ गया है, गिवन द राइज इन इंटरेस्ट रेट्स। अब शायद डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़ा स्टीम्ड आउट है, उसके पास शायद मेरे ख्याल से स्पेयर पूंजी उस पैमाने पे नहीं है जो 1 साल 1.5 साल पहले थी, और अब दरकार है विदेशी निवेशक को मार्केट में आके मार्केट को आगे ले जाने की। अगर वेस्ट में इन्फ्लेशन का माहौल पीक आउट कर गया है और फेडरल रिजर्व भारी रेट हाइक्स नहीं करता, मेरे ख्याल से विदेशी निवेशक लौटेगा, चाइना छोड़ेगा, इंडिया में आएगा। और अगर थोड़ा सा अनुमान लगाएं कितने पैमाने पे आ सकता है, 3.5 ट्रिलियन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश चाइना के मार्केट में, और इंडिया के मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश केवल 0.6 ट्रिलियन है। तो मानिए अगर $1 ट्रिलियन भी चाइना से इंडिया की तरफ घुमाया जाए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, करीबन साल में 100 से 200 बिलियन डॉलर आ सकते हैं इंडिया के मार्केट में। इसलिए मेरा जो आउटलुक है कि वंस द डॉलर रूपी स्टेबलाइजेस, वंस फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स पीक आउट, आई थिंक विदेशी निवेशक का इंडिया में वापस आना ओवर ड्यू है, फिर वो लोग इस मार्केट को और एक लेग अप देंगे, जो काम अब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लास्ट 1 साल 1.5 साल बखूबी किया था। ओके सौरभ, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और इन सारे टॉपिक्स पर बेबाक बात करने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। चलिए, ये बात हो गई सौरभ मुखर्जी से, मास्टर